एक ऐसे शख्स की कहानी जिसने भरी जवानी में अपनी जान खतरे में डाल दी, सिर्फ इसलिए कि वतन अजीज पाकिस्तान को दुश्मनों से महफूज रखा जा सके। मोहम्मद अब्बास साकिब के कलम से निकली एक बेमिसाल कहानी। वतन ज़ाद। 17वीं या 18वीं शब के चांद की रोशनी में मुझे बिक्रम सिंह की हवेली का खुला फाटक खासा वाज़े दिखाई दिया। फाटक के ऊपर बनी चौकी में नजर आने वाली गालिबन लालटेन की रोशनी बता रही थी कि वहां मुसल्ला पहरेदार पूरी तरह बेदार है। चंद ही लम्हों के जायजे से मुझ पर वाज़े हो गया कि फाटक के जरिए हवेली में दाखिले की कोशिश सीधी सीधी खुदकुशी होगी। मैं खिली चांदनी में फौरन ही मुसल्ला पहरेदारों की नजरों में आ जाऊंगा और वो मुझे बिला तरद्दुद गोली से उड़ा देगा। तो क्या मैं हवेली के पिछले हिस्से की तरफ से किस्मत आजमाई करूं, जहां से मैं जहीर के हमरा फरार हुआ था। लेकिन हवेली में तमाम लोग जाग रहे हैं और गोशे गोशे में रोशनी का बंदोबस्त होगा। पूरी जगह के साथ ऐसी कोशिश भी मुझे बाआसानी नजरों में ला सकती है। यानी हर दो तरह हवेली में दाखिले की कोशिश खतरे से खाली नहीं है। तभी मेरे जहन में एक ख्याल आया, मैं बिक्रम सिंह के हशर से उन लोगों की बेखबरी से फायदा उठा सकता हूँ। उसके बाद मुझे लाहे अमल मुरत्तब करने में सिर्फ चंद लम्हे लगे। सब कुछ अंदाजों पर मबनी था और नाकामी की सूरत में जान बचाना मुश्किल हो जाता, लेकिन मुझे लगा कि उस वक्त इससे बेहतर कोई रास्ता नहीं है। मैंने जीप रिवर्स करके दोबारा सड़क पर चढ़ाई और 25-30 गज पीछे ले गया और फिर हेडलाइट्स रोशन करके आगे बढ़ने लगा। हवेली करीब आने पर मैंने जीप फाटक की तरफ जाने वाली पगडंडी पर उतार दी और दरमियानी रफ्तार से आगे बढ़ाने लगा, ताकि पहरेदार जीप को अच्छी तरह देख और पहचान ले और उसे अपने मालिक की आमद कोई हंगामी मामला न लगे। साथ ही मैं ये भी चाहता था कि जीप के फाटक तक पहुंचने तक पहरेदार चौकी से उतरकर नीचे आ जाए। मेरी ये सारी तवक्कुआत और पेशबंदियां गैर मामूली हद तक कारगर साबित हुईं। जीप के खुले फाटक के करीब पहुंचते पहुंचते मुझे एक दराज कामत कारिंदा चौकी से उतरकर अपनी तरफ बढ़ता नजर आया। उसने कंबल शानों पर लपेट रखा था और अपनी शॉटगन बेफिक्री से दाएं हाथ में लाठी की तरह थाम रखी थी। उसने लालटेन या लैंप साथ लाने की जहमत नहीं की थी। मैंने फाटक से चंद गज पहले जीप रोक दी और एक नजर पहरेदार पर और दूसरी नजर सामने अहाते में लगभग 50 गज के फासले पर बनी हवेली पर डाली। हवेली में मुझे कोई हलचल नजर न आई, अलबत्ता पहरेदार कुछ तजब्जुब में दिखाई दिया। गालिबन नीम तारीकी के बावजूद उसने भांप लिया था कि जीप में सिर्फ एक बंदा मौजूद है, जबकि मेरी खामोशी भी उसके लिए गैर मुतवक्के होगी। मैंने उसे इस तरह की कैफियत में करीब आने का मौका दिया और फिर अचानक शॉटगन की नाल उसके सीने पर रख दी। मेरे लहजे में मौजूद कतईयत महसूस करके वो शॉटगन जमीन पर रखने के लिए झुका। मैंने उसे दोबारा सीधा होने का मौका न दिया। बंदूक का बट उसकी कनपटी से टकराया और वो बगैर कोई आवाज निकाले जमीन पर ढेर हो गया। उसकी तरफ से मुतमईन होते ही मैंने एक बार फिर जल्दी से हवेली का जायजा लिया। बिक्रम सिंह की चौपाल के दालान में तारीकी थी, लिहाजा मेहमान खाना भी नजरों से ओझल था। जहां मैं मौजूद था वहां से जनान खाने की सूरत हाल का पता लगाना मुश्किल था। अलबत्ता मुझे पुख्ता यकीन था कि प्रीतो भाभी अपनी मोतमिद जस्सी समेत जाग रही होगी और सुंदरी का भी ऐसी हंगामा खेज रात में चैन की नींद सोना करीने कयास नहीं था। मुझे खदशा था कि फाटक की चौकी पर तैनात पहरेदार के अलावा भी बिक्रम सिंह के कारिंदे अपने मालिक की राह तक रहे होंगे। मुझे बिक्रम सिंह के खुसूसी कारिंदे पूरन का नजर आना भी मुस्तरिब कर रहा था। उसे तो इस सारी कार्रवाई में सबसे आगे होना चाहिए था। मुसल्ला कारिंदों के अलावा भैंसों के बाड़े में गवालों की मौजूदगी भी यकीनी थी। मुझे बिला ताखीर अपने आइंदा इकदाम का फैसला करना था। जीप अंदर ले जाऊं, लेकिन मुझे तो बाकी हवेली वालों की नजरों से बचने की हर मुमकिन कोशिश करनी है। जीप के अहाते में आमद तो नींद में डूबे लोगों को भी बेदार कर देगी, लेकिन फाटक के ऐन सामने मौजूद बिक्रम सिंह की जीप भी तो किसी भी लम्हे बाकी हवेली वालों को मुतवज्जे कर सकती है। मैंने जल्दी से जीप रिवर्स करके फाटक से एक तरफ हटाई और बेसुध पड़े पहरेदार को भी घसीट कर जीप के करीब डाल दिया। उसकी शॉटगन मैं पहले ही जीप के पिछले हिस्से में रख चुका था। मैंने मजीद चंद लम्हे हवेली के अहाते का जायजा लेने में सर्फ किए और कोई नकलो हरकत न पाकर मैं बेआवाज दौड़ता हुआ हवेली के मर्दान खाने की तरफ बढ़ा। इस दौरान मेरी नजरें तेजी से अहाते के मुख्तलिफ हिस्सों का जायजा ले रही थीं और शॉटगन फायर करने के लिए बिल्कुल तैयार थी। मेरा दिल हेजान की शिद्दत से तेज तेज धड़क रहा था। बस चंद गज का फासला खैरियत से तय करके मैं मेहमान खाने तक पहुंच जाऊं, उसके बाद तो बस नक्शे समेट कर फरार होना बाकी रह जाएगा।
मुझे सबसे ज्यादा खतरा अच्छी खासी फरोजा चांदनी से लग रहा था, जो काफी फासले से मुझे नजरों में ला सकती थी। लेकिन खुशकिस्मती से मर्दान खाने के दालान में दाखिल होने तक किसी ने मुझे न टोका। अचानक गहरी तारीकी में आने से मुझे फौरी तौर पर कुछ नजर आया। वक्त जाया करने की बजाय मैं अंदाजे से मेहमान खाने की तरफ बढ़ा और बाआसानी दरवाजे तक पहुंच गया, जिसमें बाहर से सिर्फ कुंडी चढ़ी हुई थी। मैंने दरवाजा अकब में बंद करके कुंडी लगा दी और टॉर्च रोशन करके बेताबी से उस दीवार गिर अलमारी की तरफ बढ़ा, जहां एक दबीज किताब के सफ़हात के दरमियान मैंने अपने बनाए हुए नक्शे छुपाए थे, और फिर वो किताब बाकी किताबों और रिसालों के नीचे छुपा दी। अलमारी खोलते हुए मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। ये देखकर बेइख्तियार मेरे सीने से इत्मीनान भरी सांस खारिज हुई कि वहां मौजूद किताबें बिल्कुल उसी तरतीब से रखी दिखाई दे रही थीं जैसे मैं वहां उन्हें छोड़कर गया था। मैंने जल्दी जल्दी किताबें गिराईं और अपनी मतलूबा किताब पर नजर पड़ते ही मुझे अपनी बीनाई बढ़ती महसूस हुई। मैंने बेताबी से किताब को खोला और एक एक करके तमाम छोटे नक्शे और फिर उनकी मदद से बनाया हुआ हलवाड़ा एयरबेस का बड़ा नक्शा निकालकर अपनी जेबों में ठूंस लिया। मेरा दिल खुशी से बल्लियों उछल रहा था। बिलाखिर मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया था। मैंने जमीन पर गिरी और अबतर अलमारी को उसी हालत में छोड़ा और टॉर्च संभाल कर मेहमान खाने के दरवाजे की तरफ बढ़ा। ताहम कुंडी खोलने से पहले मैंने टॉर्च बंद कर दी। बेआवाज कुंडी खोलकर मैंने दालान में कदम रखा। सामने फाटक चौपट खुला नजर आ रहा था, जिसके बाहर बिक्रम सिंह की जीप मेरी मुंतजिर थी। मैं जल्दी से आगे बढ़ा, लेकिन दूसरा कदम उठाते ही अचानक तेज रोशनी ने मेरी आंखें चुंधिया दी और फिर कोई ठोस धाती चीज मुझे अपनी पुश्त में खुपती महसूस हुई। बंदूक सुट दे मुसल्लिया, हुन तू मौत नू धोखा नहीं दे सकता। शदीद जहनी झटके के बावजूद मुझे प्रीतो भाभी की आवाज पहचानने में एक लम्हा भी न लगा। ये सब इतना गैर मुतवक्के था कि मुझे सूरत हाल समझने में वक्त लगा। उधर टॉर्च की रोशनी मुझे अंधा किए दे रही थी। मैंने अपने हाथ में मौजूद शॉटगन जमीन पर डालकर दोनों हाथों से आंखें ढांप ली। मुझे जमीन पर पड़ी बंदूक पांव से एक तरफ सरकाए जाने की आवाज सुनाई दी। बिलाखिर सरदारनी ने मेरी मुश्किल आसान की। बैटरी दी लैट एक पासे कर ते बंदूक चुकला। फिर वो गुर्राने के अंदाज में मुझसे मुखातिब हुई, छेती दस मेरा साईं बिक्रम कित्थे वे? वाहिगुरु दी सौगंध ओदा बाल भी बीका होया ते मैं तेरे टोटे कर दियांगी। मेरी समझ में नहीं आया कि उसके सवाल का क्या जवाब दूं। कह दूं कि तुम्हारा शौहर यहाँ से बहुत दूर गन्ने के खेत में शायद बेहोशी के आलम में ठिठर रहा है, लेकिन मेरी खामोशी प्रीतो को मजीद मुश्तिल कर रही थी। ओए तू उच्चा सुनना है, तू की कीता बिक्रम सिंह नाल? मैनू तुरंत दस, नहीं ते दोवां नालां तेरे पिंडे उत्ते खाली कर दियांगी। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, उन्हें कुछ नहीं हुआ, जिंदा सलामत हैं। मैं अच्छा खासा फरार का आसान रास्ता छोड़कर गलीज फैसले के नतीजे में यहाँ आकर फंसने पर खुद को कोस रहा था। मेरे मुख्तसर जवाब से उसकी तशफ़ी होने की बजाय उसके लहजे में इस तरह बढ़ गया, झूठ ना बक, ओनू कुछ नहीं होया ते तू ओना दी गड्डी कीवें खोले? ए बंदूक तेरे कोल कित्थों आ गई? मैं आखिरी वारी चेतावनी देनी आ, दस कित्थे ने हो? उस देहाती औरत ने हैरत अंगेज तौर पर सूरत हाल को निहायत महारत से अपने काबू में कर रखा था और इतनी चौकस लग रही थी कि दावा आजमाने की कोई भी कोशिश जानलेवा साबित हो सकती थी। उसे सूरत हाल समझाने की कोशिश मुझे बेसूद लगी, लिहाजा मैंने खामोश रहना बेहतर समझा। अब अपनी निजात के लिए मुनासिब मौके का इंतजार करने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। लेकिन मेरी ये खामोशी उन दोनों खवातीन को कैसे गवारा होती। जस्सी ने तुनक कर अपनी मालिकन को मशवरा दिया, सरदारनी जी इंज जबान नहीं खोलनी, मैं मज्जां दे कामियां नू सदनी आ, एनू बंद के कुट लानी पाऊगी। सरदारनी बोली, नी सबर रख, मैनू गल करन दे। खबरे सरदार जी किस हाल च ने? प्रीतो के लहजे में अब इश्तियाल की बजाय खौफ था। यकलख्त मुझे अपनी जानी दुश्मन के रूप में मौजूद उस औरत पर बेसाख्ता तरस महसूस हुआ। मैंने कहा, आप परेशान ना हो, यकीन करें वो महफूज हैं, उनकी जिंदगी को कोई खतरा लाहक नहीं है, मैं उन्हें अपना दुश्मन नहीं समझता। मेरी बात सुनकर प्रीतो सरदारनी बेसाख्ता बोल उठी, सच? पर वो कित्थे ने? तेरे उस यार जहीर दे कोल? तुसां सरदार जी उत्ते हाथ ते नहीं चुकिया ना? अचानक मेरे जहन में बिजली सी चमकी। उसने सादगी में मुझे एक राह सुझा दी थी। ताश के खेल में जीतने का एक दाव ब्लफ कहलाता है, जिसमें खिलाड़ी ये नाटक करता है कि उसके पास बहुत अच्छे पत्ते हैं और इसी झांसे के जरिए वो मुकाबिल खिलाड़ियों को शिकस्त तस्लीम करने या कम से कम गलत दाव खेलने पर मजबूर करने की कोशिश करता है। प्रीतो ने मुझे मौका दे दिया था, लिहाजा मैंने पुरएतमाद लहजे में कहा, सरदार बिक्रम हम दोनों के लिए काबिल एहतराम हैं, उन पर हाथ उठाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो बिल्कुल सलामत और एक महफूज जगह जहीर के साथ मौजूद हैं।
अलबत्ता सूरन सिंह को चोट आई है। जहीर का हाथ कुछ सख्त पड़ गया था। प्रीतो सरदारनी ने मेरी बात गौर और तहम्मुल से सुनी। मुझे लगा कि उसे कुछ इत्मीनान हुआ है, लेकिन अब उसकी बजाय जस्सी तड़प उठी। उस मर जाने जहीर ने मेरे सूरन ते हथ चुकिया। मैं ओदा हथ वड़ दियांगी। सच्ची दस, सूरन नू गंभीर सड़ते नहीं आई। मैंने उसे यकीन दिलाया कि सूरन सिंह की जिंदगी महफूज है, हालांकि मुझे खुद उसकी सलामती का यकीन नहीं था। मैंने उन दोनों को बताया कि बिक्रम सिंह और सूरन सिंह जहीर के पास एक महफूज मकाम पर मौजूद हैं। मैंने दोबारा हवेली आमद के हवाले से झूठ तराशा कि मैं मौके का फायदा उठाकर सुंदरी को अगवा करके या फरार करवा के ले जाने के लिए हवेली आया था। प्रीतो ने खबर दी, पर सुंदरी ते हुण इत्थे नहीं है। सरदार जी ओनू किथे होर पुचा दिता। वो सच बोल रही थी या झूठ, वो वक्त उस पर गौर करने का नहीं था। फिल वक्त तो मुझे वहां से बच निकलने का मरहला दरपेश था, लिहाजा मैंने संजीदा लहजे में कहा, प्रीतो भाभी, मैं आपके जज्बात की कदर करता हूँ, लेकिन यकीन करें जहीर और सुंदरी एक दूसरे के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। आप मुखालिफत करने की बजाय उन्हें मिलवाने में मदद करें। ताहम प्रीतो सरदारनी ने मेरी दरखास्त सख्ती से मुस्तरद कर दी। इस पर मैंने बात अपनी मर्जी के रुख पर बढ़ाई। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। अगर सुंदरी वाकई यहाँ नहीं है तो मेरा यहाँ आना बेकार है। अब बिक्रम सिंह को रोक कर रखने का भी हमें कोई फायदा नहीं। आप मुझे यहाँ से जाने दें, मैं वहाँ पहुँचकर सरदार जी को भिजवा देता हूँ। प्रीतो ने ठोस लहजे में मेरी तजवीज मुस्तरद कर दी। बोली, ऐ नहीं हो सकता, पहले सरदार इत्थे आणगे, फिर मैं तेनू छड्डांगी। लेकिन मैं इतनी आसानी से हार कैसे मान लेता। मैंने कहा, देखें, मेरे पास जहीर से राब्ते का कोई तरीका नहीं है। चलें ऐसा करते हैं, आप मुझे इसी तरह निशाने पर रखते हुए अपने एक दो कारिंदों की निगरानी में मुझे वहां ले चलें जहां इस वक्त जहीर सरदार जी समेत मौजूद हैं। हवेली की मोटरसाइकिल भी साथ जाएगी। हम सरदार जी और सूरन सिंह को आप लोगों के हवाले कर देंगे और आपकी मोटरसाइकिल पर वहां से निकल जाएंगे। प्रीतो ने मेरी बात बहुत तवज्जो से सुनी और कुछ देर गौर करने के बाद कहा, पर मैं तेरियां गल्लां ते एतबार क्यों कर सकनिया? ऐ कोई तुहाडी चाल भी ते हो सकती है। मैंने कहा, देखें, इस वक्त मामला बराबर का है। मैं आपके निशाने पर हूँ तो सरदार जी और सूरन जहीर के कब्जे में हैं। आप लोगों के पास बंदूकें हैं और जहीर भी मुसल्ला है। दोनों एक दूसरे को धोखा नहीं दे सकते। वैसे भी सुंदरी की गैर मौजूदगी में ये सब ताकत आजमाई बेकार है। अगर आपको लगे कि कहीं धोखा हो रहा है तो बेशक मुझे गोली मार देना। वो एक बार फिर सोच में पड़ गई। इस मौके पर जस्सी ने मुस्तरिब लहजे में कहा, छेती फैसला करो सरदारनी जी, वेला हथों निकलिया जा रहा है। मेरे सूरन नू सट वजी हुई है। प्रीतो ने उसे एक बार फिर डांटा, लेकिन वो जल्द ही फैसले पर पहुंच गई। ठीक है, तू मोटरसाइकिल ते अगे चलेगा, असी जीप ते टुरांगे। कोई होशियारी दिखाने दी कोशिश कीती ते मैंने कहा, आप फिक्र न करें, कोई खून खराबा नहीं होगा। वो लोग यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। सर्दी बहुत है, हम जितनी जल्दी वहाँ पहुँच जाएं उतना अच्छा है। सरदार हरमिंदर की हवेली की गाड़ी भी वहीं मौजूद है, उसे आप लोग सुबह भिजवा देना। इस तमाम गुफ्तगू के दौरान मुझे ये भी धड़का लगा हुआ था कि कहीं खुद बिक्रम सिंह न टपक पड़े और मेरे सारे किए कराए पर पानी फिर जाए। लेकिन खुशकिस्मती से मेरा ये खदशा दुरुस्त साबित न हुआ। जस्सी ने वहीं चौपाल के दरवाजे पर खड़े होकर मुख्तलिफ नाम लेकर लोगों को पुकारना शुरू कर दिया। कुछ ही देर के बाद 4 लोग वहां पहुंच चुके थे। प्रीतो सरदारनी ने मुख्तसर अल्फाज में उन्हें मामला समझाया। उनमें से 2 अफराद उसके हुक्म पर फाटक के बाहर खड़ी जीप को बेहोश पहरेदार समेत चौपाल के पास ले आए। पहरेदार को चारपाई पर डालने के बाद उनमें से एक ने जीप से मिलने वाली शॉटगन संभाल ली, दूसरा ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। प्रीतो भी अपनी बंदूक लिए फ्रंट सीट पर बैठ गई। मोटरसाइकिल पर जीप के आगे चलते हुए मुझे मुसलसल बंदूक वाले हट्टे कट्टे और चाको चौबंद कारिंदे के निशाने पर रहना था और मुझे हुक्म था कि मोटरसाइकिल का फासला 10-15 गज से आगे न बढ़ने पाए। चांदनी मजीद रोशन लग रही थी, लिहाजा वो मुतमईन थे कि मैं अंधेरे में उनकी नजरों से ओझल नहीं हो सकता। मेरे कहने पर वापसी के लिए वही रास्ता इख्तियार किया गया जिससे मैं वहां पहुंचा था। अब मैं मुतमईन था कि कम से कम रास्ते में बिक्रम सिंह से मुठभेड़ होने का खतरा नहीं है, जबकि उन्हें भरोसा था कि 2 बंदूकें मुझे बेचूचना आगे लगाए रखने के लिए काफी हैं। ये अनोखा काफिला बगैर किसी खास वाक़े के पहले बड़ी सड़क पर और फिर मोड़ मुड़कर वहां पहुंच गया जहां से नीम पुख्ता सड़क भागो गांव की तरफ जा रही थी। मैंने सड़क के किनारे मोटरसाइकिल रोक दी। हरमिंदर सिंह की हवेली वाली वैगन जूं की तूं तिरछी खड़ी थी। इस असना में जीप भी ऐन मेरे पीछे आकर रुक गई। मुसल्ला कारिंदे ने बदस्तूर मुझ पर बंदूक तान रखी थी। प्रीतो बगौर सूरत हाल का जायजा ले रही थी। उसने गंभीर लहजे में पूछा, गड्डी विच ने हो सारे? मैंने कहा, नहीं, वो उस गन्ने के खेत के एक गोशे में है।
हमने उनके हाथ पैर बांध रखे हैं। मैं वहाँ खेत के किनारे जाकर जहीर को आवाज देकर मामला समझाऊंगा। वो सरदार जी और सूरन से पीछे हट जाएगा। आप अपने बंदे को भेजकर उनकी मौजूदगी की तसल्ली कर लें। फिर हम दोनों मोटरसाइकिल पर यहाँ से निकल जाएंगे। उसके बाद आप लोग उन्हें खेत से निकाल कर ले जाना, लेकिन हमारा रास्ता रोकने की कोशिश न करना। जहीर के पास भी भरी हुई बंदूक है। प्रीतो ने इत्मीनान दिलाया कि ऐसा ही होगा। मैं मोटरसाइकिल की चाबी अपने कब्जे में करते हुए वैगन की तरफ बढ़ा और खेत के किनारे खड़े होकर जहीर को आवाज लगाई। अचानक मुझे लगा कि मैंने बिक्रम सिंह की पुकार सुनी है। वो मदद की इल्तिजा कर रहा था। तवज्जो से सुनने पर तस्दीक हो गई। मेरा दिल जोर से धड़का। अगर ये आवाज प्रीतो और उसके कारिंदों तक पहुंच गई तो सारे किए कराए पर पानी फिर सकता है। मैंने जोर से आवाज लगाई, जहीर, उन दोनों को वहीं छोड़कर खेत के बड़ी सड़क वाले किनारे से बाहर निकल आओ जल्दी। कुछ सुनने का नाटक करने के बाद मैंने कहा, यार तफसील बाद में बताऊंगा, हमें फौरन जहां से निकलना है, लेकिन तुम्हें बड़ी सड़क की तरफ से खेत से निकलना होगा। मैं वहां एक मोटरसाइकिल पर तैयार मिलूंगा। मैंने फिर कुछ सुनने की एक्टिंग की और एक बार फिर बिक्रम सिंह की मदद की पुकार सुनी। इस बार उसकी आवाज काफी बुलंद थी। मैंने जीप की तरफ इशारा करके प्रीतो को अपना बंदूक बरदार कारिंदा मेरे पास भेजने को कहा। जवाबन उसने दोनों मेरी तरफ भेज दिए। मैंने उन्हें खेत की तरफ मुंह करके बिक्रम सिंह को आवाज देने को कहा। बंदूक वाले ने मेरी हिदायत के मुताबिक जोर से आवाज लगाई, सरदार जी तुसी इत्थे हो? मैं बलवंता। जवाब में बिक्रम ने एक बार फिर मदद का नारा लगाया। इस पर दोनों कारिंदों ने जोरदार नारा लगाकर प्रीतो को बताया कि उन्होंने सरदार बिक्रम को जिंदा सलामत लब लिया है और उसे लेने खेत के अंदर जा रहे हैं। उसके साथ ही मैं तेजी से जीप की तरफ बढ़ा। इस दौरान प्रीतो भी उतरकर बेताबी से खेत के उस हिस्से की तरफ बढ़ रही थी जहां से उसके मुलाजिम गन्ने की फसल में दाखिल हो चुके थे। मैंने पास पहुंचने पर प्रीतो को कहा, प्रीतो भाभी, जहीर का मजहब अलग सही, लेकिन वो बहुत अच्छा लड़का है और सुंदरी को हमेशा खुश रखेगा। मेरी इल्तिजा है कि अपने दिल से मजहबी नफरत की स्याही निकाल कर उसे कबूल कर लें। मैंने अपने लहजे में हर मुमकिन असर लाने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त उसका सारा ध्यान अपने शौहर की तरफ था। मैं उसे उसके हाल पर छोड़कर तेजी से मोटरसाइकिल की तरफ बढ़ा और किक लगाकर उसे तंगवाली की तरफ दौड़ा दिया। मुझे यकीन था कि प्रीतो को जहीर की अदम मौजूदगी भांपने का मौका नहीं मिला होगा। अगर मिला भी हो तो मुझे क्या फर्क पड़ता है। रात के उस आखिरी पहर सड़क पर इक्का दुक्का ट्रक के अलावा लगभग मुकम्मल सन्नाटा था, लिहाजा मुझे तेज रफ्तारी से मोटरसाइकिल भगाने में कोई दुश्वारी न हुई। अलबत्ता ये धड़का जरूर लगा हुआ था कि कहीं रास्ते में कोई पुलिस चौकी ना आ जाए। मैं किसी नाके पर नजरों में आने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। खुशकिस्मती से मैं बगैर किसी गड़बड़ के तंगवाली से आने वाली शाहराह पर पहुंच गया। मैंने मोटरसाइकिल का रुख दाएं तरफ मोड़ दिया था। अब मुझे रास्ते में ज्यादा गाड़ियां मिल रही थीं, अलबत्ता अभी तक कोई मुसाफिर बस नजर नहीं आई थी। जैसे जैसे फासला तय हो रहा था, मेरे आसाबी तनाव में भी कमी आ रही थी। मैं दिल ही दिल में मुस्कुरा रहा था कि जहीर के मफरूजा वजूद वाली कहानी खुलेगी तो सरदारनी की क्या हालत होगी। अलबत्ता अब इसमें कोई शुबा नहीं कि ये दोनों मियाँ बीवी हकीकी मानों में हमारे खून के प्यासे हो गए होंगे और जहीर के लिए सुंदरी का हुसूल मजीद मुश्किल हो चुका होगा। तंगवाली से कोट फतेह तक का फासला मैंने लगभग 15 मिनट में तय किया और वहां खड़े एक ट्रक के ड्राइवर की रहनुमाई से मैं तकरीबन 1 घंटे में मानसा नामी कस्बे में पहुंच गया। इस दौरान में सूरज पूरी तरह तुलू हो चुका था। मैंने मोटरसाइकिल एक ढाबे के अकब में खड़ी की और वहां से फतेहाबाद जाने वाली एक मुसाफिर बस में सवार हो गया। लगभग 3 घंटे के बेजार कुन सफर के बाद हरियाणा के उस पुररौनक कस्बे पहुंचने के बाद मैंने इत्मीनान का सांस लिया। मैं पंजाब में कदम कदम पर मंडलाते खतरात को काफी पीछे छोड़ आया था और सबसे इत्मीनान बख्श बात यह थी कि बिलाखिर मैंने अपनी जिद्दोजहद का नतीजा हलवाड़ा एयरबेस के नक्शे भी साथ लाने में कामयाब हो गया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।